जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार की, अगले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की, देखेंगे संसद के बजट सत्र के पहले कब होगी सर्वदलीय बैठक, शरीयत कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों केंद्र को भेजा नोटिस, जानेंगे बिहार में चुनाव से पहले जेडीयू को लगे बड़े झटके को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर ट्रंप की शर्तों को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वायनाड दौरे पर प्रियंका गांधी, बाघ का शिकार हुई महिला के परिजनों से की मुलाकात, कांग्रेस सांसद ने घटना पर व्यक्त की संवेदनाएं। मुंबई में डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर बैन की तैयारी, महाराष्ट्र सरकार ने स्टडी के लिए 7 मेंबर्स की बनाई कमेटी, 3 महीने में देगी रिपोर्ट। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर मुकदमा चलाने के लिए बंगाल सरकार ने दी मंजूरी, सीबीआई ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 535 अंकों के उछाल के साथ 75,901 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 128 अंकों की तेजी के साथ 22,957 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तो दिल्ली की सियासत में घमासान मचा हुआ है। यमुना के पानी से लेकर दिल्ली की खराब होती हवा को लेकर एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। तो अब कांग्रेस के लिए राहुल गांधी भी बीमारी से उबरकर चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं और उन्होंने बीजेपी और आप दोनों पर ही तीखा हमला बोला। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस समय तीखे आरोपों का सिलसिला तेज हो चुका है। बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने कमान संभाल रखी है, तो आपके लिए केजरीवाल लगातार प्रचार कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी की एक बार फिर एंट्री हो गई है। उन्होंने पटपड़गंज और ओखला में रैलियां कर बीजेपी और आप पर तीखा हमला किया। राहुल ने कहा कि बीजेपी संविधान बदलने की बात करती थी, मोहन भागवत देश की आजादी पर सवाल उठा रहे हैं, ये लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस मोहब्बत की सियासत कर रही है। राहुल ने जीएसटी और नोटबंदी पर सवाल उठाए, कहा ये सब कुछ अरबपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने किया। राहुल ने बीजेपी के साथ आप पर भी हमला बोला, कहा कि अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तो छोटी सी गाड़ी थी, कहा था कि नए तरह की राजनीति करूंगा, बिजली के पोल पर चढ़ गए थे, लेकिन जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे, जब दिल्ली में हिंसा हुई तो कहीं नहीं दिखे, कहा था साफ राजनीति करूंगा और सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया। केजरीवाल के घर की तस्वीर लोगों ने देखी है, वो शीश महल में रहते हैं। राहुल ने आप और बीजेपी पर तीखा हमला किया तो बीजेपी और आप के बीच भी आरोपों का सिलसिला तेज हो गया। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सैनी सरकार पर यमुना के पानी को दूषित करने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर अब सीएम आतिशी ने इस पानी में अमोनिया होने की बात कहकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इस बीच कहा यह जा रहा है कि अब सैनी सरकार इस आरोप को लेकर केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि का दावा कर सकती है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए किसानों और मिडिल क्लास के कर्ज को माफ करने की मांग की है और साथ ही आम आदमी पर पड़ने वाले टैक्स के बोझ को भी कम करने की अपील की है। इसके साथ ही साथ एआईएमआईएम के नेता और दिल्ली सांप्रदायिक टकराव के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव प्रचार के लिए हुसैन को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इसके तहत हुसैन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अपने क्षेत्र में प्रचार कर पाएंगे और शाम 6 बजे के बाद उन्हें अगली सुबह 6 बजे तक तिहाड़ में ही रहना पड़ेगा। दिल्ली में घमासान मचा हुआ है, नतीजे क्या होंगे इस पर सवाल है। तो सवाल देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायरमेंट की तारीख भी नजदीक आती जा रही है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के 10 दिन बाद वो रिटायर हो जाएंगे। सरकार की तरफ से नए मुख्य चुनाव आयुक्त की तलाश भी शुरू कर दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दिल्ली चुनाव के बाद रिटायर होने वाले हैं। उनके कार्यकाल में दिल्ली विधानसभा का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। अब चर्चा ये हो रही है कि राजीव कुमार के रिटायर होने के बाद अगला चुनाव आयुक्त कौन होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। कमेटी में 2 अन्य सदस्य के तौर पर वित्त और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिवों को शामिल किया गया है। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो रहा है।
उनके बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं। अब तक सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त को सीईसी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया जाता था, लेकिन पिछले साल सीईसी और ईसी की नियुक्तियों पर एक नया कानून लागू हुआ। इस कानून के मुताबिक एक सर्च कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया, जो सीईसी और ईसी के रूप में नियुक्ति के लिए 5 सचिव स्तर के अधिकारियों के नामों की लिस्ट तैयार करेगा और इसकी बैठक 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान हो सकती है। बता दें कि राजीव कुमार के बाद पहली बार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति बदले नियमों के तहत होगी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते थे। नए कानून में सीजीआई को पैनल से बाहर रखा गया है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से सीजीआई को निकालने को लेकर विवाद थमा नहीं है। ऐसे में इस नियुक्ति को लेकर चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। इस बीच बजट को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। 31 फरवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट पर टैक्स पेयर्स से लेकर किसान, महिलाएं, इंडस्ट्री सबकी नजरें टिकी हुई हैं। केंद्रीय बजट से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं से बड़ी अपील भी की। तो क्या ऐलान किया किरण रिजिजू ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी सत्र के दौरान सदन में सुचारू चर्चा करने के लिए विपक्षी नेताओं से सहयोग करने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 2 सत्रों में संसद में कुछ हंगामा हुआ, जिससे हमारी संसद की छवि खराब हुई। मैं विपक्षी नेताओं और अन्य सांसदों से अपील करना चाहता हूं कि वो सत्र के दौरान संसद में चर्चा में हिस्सा लें और चर्चा करें। अगर विपक्ष संसद को चलने दे तो चर्चा आसानी से हो सकती है। रिजिजू के बयान से ये साफ हो रहा है कि बजट सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की जिम्मेदारी सरकार लेने को तैयार नहीं है। इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने विपक्ष पर ही डाल दी है। ऐसे में सभी की नजरें बजट सत्र में उठने वाले मुद्दों के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी होगी, जो लगातार अपना 8वां बजट पेश करेंगी। बजट में नौकरी पेशा से लेकर स्टार्टअप कंपनियों और कारोबारियों और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। ऐसे में सभी की निगाहें केंद्रीय बजट पर टिकी हुई हैं। अब इस बार का बजट जनता के लिए क्या कुछ लेकर आएगा, सबके मन में यही सवाल है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब मांग लिया है। उत्तराधिकार के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ न मानने वाली महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। सफिया नाम की महिला, जो शरीयत पर विश्वास नहीं करती है, वो भारत के उत्तराधिकार कानून के तहत पैतृक संपत्ति पर हक चाहती है और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का रुख जानना चाहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उत्तराधिकार के लिए शरीयत कानून यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ को न मानने वाली महिला की याचिका पर जवाब मांगा है। महिला का कहना है कि वो नास्तिक है और इसलिए शरीयत में विश्वास नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये आस्था के खिलाफ हो सकता है। इस वजह से कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसका रुख पूछा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने किया। केरल की रहने वाली इस महिला का नाम सफिया बताया गया है। वो एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरल संस्था की महासचिव है। सफिया का कहना है कि उसने आधिकारिक तौर पर इस्लाम धर्म नहीं छोड़ा है। सफिया की मांग है कि जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं मानना चाहते हैं, उन्हें भारत के उत्तराधिकार कानून के तहत पैतृक संपत्ति पर हक मिलना चाहिए। बता दें कि सफिया नास्तिक हैं और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का मौलिक अधिकार चाहती हैं। उनका कहना है कि इस अधिकार के तहत धर्म में विश्वास करने और धर्म में विश्वास न करने दोनों अधिकार शामिल होने चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि लोगों को अपना धर्म छोड़ने के बाद भी उत्तराधिकार और बाकी अहम नागरिक अधिकार मिलते रहें। शरिया कानून के अनुसार इस्लाम धर्म छोड़ने के बाद व्यक्ति को उसके समुदाय से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो अपनी संपत्ति में किसी भी तरह के उत्तराधिकार का हकदार भी नहीं रह जाता। याचिका में कहा गया है कि मामला सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए है, लेकिन मौजूदा याचिका उन महिलाओं के लिए है जो जन्म से मुस्लिम हैं और धर्म छोड़ना चाहती हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा था। इस पर बेंच ने 4 हफ्ते का समय देते हुए मामले की सुनवाई 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में होने की बात कही है। शरीयत और उत्तराधिकार के अधिकार के बीच गुत्थी उलझ गई है, तो बिहार में भी गहमा गहमी देखी जा रही है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वैसे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन इस बार उन्हें ही झटका लग गया है। नीतीश कुमार की पार्टी के दिग्गज नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है। तो चुनाव से पहले ही जेडीयू को किसने दिया झटका, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एनडीए गठबंधन में फूट की चर्चाओं के बीच जेडीयू को बड़ा झटका लगा है।
जेडीयू के 2 दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। इनमें पहला नाम है भागीरथ मांझी का, जो दशरथ मांझी के बेटे हैं। वही दशरथ मांझी जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ मांझी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में शामिल हुए थे और 1 साल के अंदर ही जेडीयू से उनका मोह भंग हो गया और अब उन्होंने कांग्रेस पर विश्वास जताया है। भागीरथ मांझी 18 जनवरी को पटना में राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। वहीं दूसरा नाम अली अनवर का है। अली अनवर फिलहाल ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हैं। वो जेडीयू से 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। खास बात यह है कि 2017 में जेडीयू के बीजेपी के साथ दोबारा सरकार बनाने का अली अनवर ने विरोध जताया था। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि अब जब बिहार में चुनाव नजदीक है तो पार्टी नेता नहीं चाहते हैं कि इस बार भी जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और इस असहमति के बीच इन नेताओं ने नीतीश का साथ छोड़ दिया है। दिल्ली में मिलान समारोह के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया कि आज कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वहीं चुनाव से पहले इन नेताओं का पार्टी छोड़ना नीतीश कुमार के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में स्वर्ण के साथ अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक साधने की तैयारी में है, इसी को देखते हुए दोनों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। वहीं नीतीश के हाथ से पार्टी के नेता ही खिसकते जा रहे हैं। अब बिहार में हुए इस सियासी उलटफेर का आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ता है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार को उनकी ही पार्टी के नेताओं ने झटका दे दिया, तो महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ नजारा दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार सुर्खियों में हैं। कभी वो अपनी सरकार पर दबाव बनाते दिखते हैं तो कभी गठबंधन पर दबाव बनाते दिखते हैं, लेकिन अब वो अपनी पार्टी पर ही नए तरीके से दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार शिंदे की पार्टी ने संगठनात्मक पदों के लिए एक बिल्कुल नया और अनोखा फॉर्मूला अपनाया है और वो है इंटरव्यू। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शिवसेना शिंदे गुट ने मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले अपनी कार्यकारिणी को पुनर्गठित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठनात्मक पदों के लिए 31 जनवरी तक इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इन इंटरव्यूज की प्रक्रिया की सीधी निगरानी शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे करेंगे। ये जानकारी देते हुए शिवसेना सचिव किरण पावस्कर ने कहा कि इस पारदर्शी प्रक्रिया का मकसद पार्टी को योग्य और समर्पित नेता देना है। इन इंटरव्यूज में विभाग प्रमुख, महिला विभाग संयोजक, विधानसभा समन्वयक जैसे कई अहम पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। पावस्कर ने कहा कि शिवसेना की नींव समर्पित जमीनी कार्यकर्ताओं पर टिकी है। हर शिव सैनिक पार्टी के भीतर बड़ी जिम्मेदारियां निभाने की इच्छा रखता है। ये इंटरव्यू हर एक उम्मीदवार की नेतृत्व क्षमता और पार्टी के विजन में योगदान देने की क्षमता का आकलन करेंगे। योग्यता आधारित और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करके हमारा लक्ष्य ऐसे नेताओं को नियुक्त करना है जो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करें और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकें। कहा जा रहा है कि एक एक पद के लिए कई उम्मीदवार होने के कारण पार्टी में संभावित असंतोष को शांत करने के लिए फॉर्मूला अपनाया गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से ही एकनाथ शिंदे लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। पहले वो महायुति और बीजेपी पर दबाव बना रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी ने उनकी ये मांग सख्ती से नकार दी। फिर वो दबाव बना रहे थे कि गृह मंत्रालय उन्हें ही दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने उनकी ये मांग भी नहीं मानी, जिसके बाद कई दिनों उन्होंने उप मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं संभाला। अब चुनाव के बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना एकनाथ शिंदे पर हमलावर है, तो वो अब अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर ही दबाव बनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीएमसी के चुनाव में एकनाथ शिंदे का सीधा मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना से होगा और शिंदे के सामने अस्तित्व का संकट है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये फॉर्मूला शिवसेना को मुंबई नगर निगम चुनाव में जीत दिला पाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर ट्रंप की शर्तों को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही भारत अमेरिका के रिश्तों में दूरियों की खबरें सामने आ रही थी। इस बीच अब पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की, जिसके बाद मोदी के अमेरिका जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन व्हाइट हाउस से जारी बयान ने मोदी के इस दौरे को सवालों के घेरे में ला दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में वापसी की है, तब से ही भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खासकर जब पीएम मोदी उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए, तब से ये चर्चाएं और तेज हो गई। इस बीच अब प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाया। उन्होंने ट्रंप को बधाई देने के साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। इस बातचीत की जानकारी पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने ही दी है। ट्रंप ने कहा कि मोदी फरवरी में व्हाइट हाउस आ सकते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस ने जिन चीजों पर जोर दिया, उन पर सबका ध्यान जा रहा है।
व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत में 2 मुद्दों पर जोर दिया। एक तो ये कि भारत ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी रक्षा उपकरण खरीदे और दूसरा ये कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संतुलित हो, ना कि किसी एक की तरफ झुका हुआ। दरअसल ट्रंप अक्सर ही भारत को टैरिफ किंग कहते हैं और सत्ता संभालते ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो उन सभी देशों पर टैरिफ लगाएंगे जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों का नाम लेकर दावा किया था कि ये देश जबरदस्त टैरिफ निर्माता है। उनका कहना है कि भारत अमेरिका में ज्यादा कीमत के सामान बेचता है और कम खरीदता है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने मोदी को अमेरिका तो बुला लिया, लेकिन इस पर शर्तें भी लगा दी। वहीं अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिका अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को उनके देश वापस भेजेगा तो मोदी सही फैसला लेंगे। उनके इस बयान को भारत पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अवैध प्रवासियों पर अपनी नीतियों को लेकर ट्रंप का रुख साफ है। इस पर कोलंबिया और मेक्सिको ने जिस तरह से विरोध जताया, ऐसे में दावा किया जा रहा है कि कहीं हिंदुस्तान भी ऐसा ही रुख न अपना ले और इसीलिए ट्रंप ने पहले ही पीएम मोदी को संदेश दे दिया है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ भारत के संबंध कैसे होंगे, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।